आज की क्लास है ये जून 2022 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे संबंधित। और हम लोग बात करेंगे सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक स्तरीकरण से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हमने लास्ट टाइम में देखा है कुछ इसके टॉपिकों के बारे में। जैसे हमारे सामने पहला प्रश्न ये है कि सोशोलॉजी ऑफ फैमिली नामक एक पुस्तक है, उस पुस्तक के लेखक का नाम बताना है आप लोगों को। जरा आप मुझे बताएं कि उस लेखक का क्या नाम है। सोशोलॉजी ऑफ फैमिली बताएं। सोशोलॉजी ऑफ फैमिली के राइटर कौन हैं, बोल सकते हैं आप लोग, है ना। सोशोलॉजी ऑफ फैमिली, जी जी मैम बताएं। एल्मर। एल्मर, ओके, वेरी गुड। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे। ध्यान रखिएगा, एक विद्वान का नाम आता है लेकिन इस ऑप्शन में ही नहीं है वो विद्वान का नाम। नोट करिएगा या तो समझना समझ लीजिएगा। सिफ्ट, सिफ्ट एक विद्वान का नाम है, सिफ्ट। इसने तर्क दिया था कि फैमिली में कि शादी के उद्देश्य और शादी के लिए आर्थिक नींव की अवधारणा बदलाव के बावजूद महिलाएं अमेरिकी परिवार के पतन के लिए भारी देखभाल का काम करती हैं। ऐसी प्रतिक्रिया जो है एल्मर की किताब में हमें देखने को मिली थी। लेकिन इस पे तर्क अगर कोई विद्वान कर रहा है तो सिफ्ट कर रहा है, जहां पे महिलाओं को प्राथमिकता देने की बात की गई थी, प्राथमिकता देने की बात की गई थी। इसलिए आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। एल्मर बहुत फेमस विद्वान है, ठीक है, याद रखिएगा। और आपका एक नाम बता देता हूँ, ग्राहम अहन करके नाम आता है। नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा आप लोग, ग्राहम, ठीक है, अलन या एलन कर लीजिए, ग्राहम एलन। ये एक ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने द सोशोलॉजी ऑफ द फैमिली करके किताब लिखा था। इस किताब में भी यही क्रिया प्रतिक्रिया की बात की गई थी, ग्राहम एलन के बारे में भी। मैं आपको बताऊं, ऑप्शन नंबर आपने यहाँ पे जो एलमर का आपने चूज किया है वो सही जवाब आपने चुन की, आपका करेक्ट जवाब है। बात करते हैं, परिवार एक कानूनी अधिकार, विवाह है निम्न में किसकी परिभाषा है। कानूनी अधिकार, बात होती है कानूनी अधिकार की, तब आप किसका जवाब देंगे, कानूनी अधिकार का। मेयर सर। मेयर्स, ओके। जब भी कानूनी आधार माने, यानी परिवार का जो परिवार का कानूनी आधार विवाह है, ऐसी बात अगर कोई कहने वाला व्यक्ति है तो हाँ, लूसी मेयर का नाम आता है। यह आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। यहाँ पे परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है, परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है। मैंने आपको बताया भी है हाँ, दंपत्य, अभी मैंने आपको बताया है, अभी लास्ट टाइम में जो हमारी क्लास चल रही थी तो मैंने वहाँ पे थोड़ा सा जिक्र किया था दंपत्य को लेकर। तो दंपत्य विवाह भी ये मर्डोक का ही नाम आता है। और आप साथ साथ यहाँ पर भी आप ध्यान रखेंगे कि सार्वभौमिक संस्था मर्डोक का ही नाम आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। जी, बाल तत्व को भी यही कहते हैं क्या सर? बा दंपत्य हैं। बाल तत्व नहीं समझा, बाल तत्व के बारे में नहीं कुछ कहते हैं ये। सर मर्डोक का नाम आपने लिखवाया था ना? नहीं, मर्डोक ने परिवार में बताया है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। उसने कहा है दंपत्य परिवार पद की जो रचना हुई है वो मर्डोक के द्वारा हुई है, जहां युग्मित परिवार की बात होती है, युग्मित सर परिवार। ये बाल तत्व की जो अवधारणा है वो भी मर्डोक ने ही दी थी ना? बाल तत्व की अवधारणा कह रहे हैं मैम आप? जी सर। नहीं नहीं नहीं, मर्डोक नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैंने लिखवाया है उसको। जी सर। अच्छा, नहीं नहीं ऐसा नहीं। चाइल्ड कॉन्सेप्ट, अगर हम बात करते हैं चाइल्ड कॉन्सेप्ट के बारे में, इसका नाम नहीं आता भी। हाँ सर, आपने बताया था बालकत्व परिवार की अवधारणा। हाँ परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है। हाँ, ये चीज़ है, ये तो मैंने बताया है आपको कि वो सत्य है यही सब आपका। कह रही थी सर हाँ, मैं। चाइल्ड कॉन्सेप्ट, ये अगर मैं आपसे कहूँ तो चाइल्ड कॉन्सेप्ट के बारे में, इसके बारे में मैंने साथ चर्चा नहीं किया है, मुझे जहाँ तक उम्मीद है मर्डोक के बारे में, है ना, चाइल्ड कॉन्सेप्ट। चलिए देखते हैं, अगर मिलेगा कहीं क्वेश्चन में तो हम उससे बात करेंगे। लेकिन आप हाँ, यहाँ पे आप नोट करिए, सार्वभौमिक संस्था के नीचे आप लिखिए दंपत्य परिवार का, ये नाम जरूर आप मेंशन करिए। ये बात उन्होंने कहा है, उसकी अवधारणा को उसने रचना में दिया है दंपत्य में, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो साधारणतः परिवार में एक स्त्री और पुरुष का एक या एक से अधिक बच्चों के साथ
अस्थायी संबंध होता है निम्न में से किसकी परिभाषा है? तो देखिए स्त्री और पुरुष का एक और एक से अधिक बच्चों के साथ अस्थायी संबंध। जी गिलबर्ट। ओके, यहाँ पे जवाब आ रहा है गिलबर्ट का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब आ रहा है आप लोगों का पी गिलबर्ट। पी गिलबर्ट इनका पूरा नाम है। साधारणतः इन्होंने कहा है इस बात को कि परिवार में एक स्त्री और पुरुष का एक या एक से अधिक बच्चों के साथ अस्थायी जो संबंध होता है उसको परिवार कहते हैं। मजुमदार और मदन की बात करते हैं तो अभी आप लोगों ने कल पढ़ा था बंद स्तरीकरण के बारे में, सॉरी बंद जाति के बारे में। जातिगत जो है वो बंद प्रकार के टाइप पाया गया था। तो कल आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन को भी किया था, उन्हीं का ये बताया गया है कि बताइए जरा कितनी विशेषताएं बताई हैं मजुमदार ने। मजुमदार ने कितनी विशेषताएं बताई हैं परिवार की? जी सर नहीं पता। ओके, चलिए कोई नहीं। और भी कोई लोग बताए भाई, यहाँ पे पता ही नहीं है किसी को क्या परिवार जो है परिवार की विशेषताओं की अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो मजुमदार के अकॉर्डिंग यहाँ पे चार टाइप आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, 4 टाइप यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे मजुमदार के बारे में। और वो वही क्रिया की बात करते हैं जहाँ परिवार में ऐच्छिक कार्यों को लेकर जिक्र किया जाता है। ऐच्छिक कार्यों को लेकर जिक्र किया जाता है। तो ऐच्छिक कार्य वही होते हैं भाई, धार्मिक ले लीजिए, शैक्षिक ले लीजिए, आर्थिक ले लीजिए, ठीक है, मनोरंजनात्मक संबंधित कार्य ले लीजिए। ये कार्य आपको जो रिप्रेजेंट होते हैं एक प्रकार की विशेषताओं के रूप में कहीं ना कहीं ये चीजें उभर कर आती हैं। तो यहाँ पे आपका जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा, डी, 4 टाइप। निम्न में से कितने परिवार को समाज की कोशिका कहा है? देखिए ये भी परिवार एक प्रकार से परिभाषा से लेकर प्रश्न पूछ लिया गया है आप लोगों से। कामटे ने कहा था। अगस्ट कामटे ने यहाँ पे अगर आप जवाब आ रहा है कि ओके कोशिका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब आपका यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अगस्ट कामटे इज द राइट आंसर होगा। अगस्ट कामटे व्यक्ति नहीं बल्कि परिवार को ही समाज की एक आधारभूत इकाई भी माना है। इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखेंगे अगस्ट कामटे के बारे में। निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? मैंने कल आप लोगों से चर्चा भी किया था। इसी को कहा जाता मैडम, एक मैडम का सवाल था पितृसत्तात्मक। ये वही चीजें हैं, है ना, याद रखेंगे आप लोग, पितृसत्तात्मक। ठीक है, तो अब बताएं जरा मुझे किस विद्वान, ओके यहाँ दोनों अरस्तु एंड प्लेटो दोनों माने जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका सी माना जाएगा। एक विवाही सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? एक विवाही परिवार जो है, ओके, वेबस्टर मार्क ने अपनी एक किताब लिखी थी। उस किताब में एक विवाही परिवार की प्रथा को परंपरा रही है और कई प्रकार की छोटी चिड़िया, छोटी पूंछ वाले बंदर, गोरिल्ला आदि में एक विवाही की प्रथा पाई जाती है। तो मनुष्य हमेशा विचारशील प्राणी रहा है, इसलिए उसने शुरू से ही अपने एक विवाही सिद्धांत का मान्यता भी प्रदान की। ऐसी बात कहते हैं वेबस्टर मार्क। बात आती है मात्र सत्तात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन, तो आप बताएंगे किसका नाम? आप बताएं जरा। ओके, क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 9 के बारे में तो इसका सही जवाब आता है ब्रीफाल्ट। यहाँ पे करेक्ट जवाब है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट है, ब्रीफाल्ट। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है ब्रीफाल्ट। बैकोफन भी कहा जाता है और ये उद्विकासी सिद्धांत में मॉर्गन की तरह ही इस सिद्धांत को इन्होंने व्याख्या किया था। और बैकोनोफन या ब्रीफाल्ट आप कह सकते हो कामाचार की स्थिति, बहुपत्नी विवाह परिवार और एक विवाही परिवार पर भी इन्होंने दृष्टिकोण डाला है। ठीक है, इस चीज को भी आप लोग जो है ध्यान रखेंगे। देखिए कोई ज्वाइन हो रहा है शायद। आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न लेते हैं।
निम्नलिखित में से कौन द मदर्स नामक पुस्तक के लेखक हैं? द मदर्स नामक एक पुस्तक है। ओके, क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 10 के बारे में, तो आपका जवाब यहाँ पे सही आएगा। ब्रीफाल्ट ऑप्शन नंबर बी करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 11 की बात करते हैं। यहाँ पे 11 कहता है आर्थिक सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से कौन है? आर्थिक, यहाँ पे रॉल्फ लिंटन का नाम आएगा सही जवाब। यही आपका करेक्ट जवाब माना जाएगा। ध्यान रखिएगा, आर्थिक सिद्धांत पूछा है ये, और ये बताता है कि बढ़ने के साथ साथ एक विवाही को मान्यता देता है। आर्थिक सिद्धांत ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला करेक्ट माना जाएगा। बात करते हैं, बैकोफन ने परिवार के उद्विकासीय रूप को कितने चरणों में डिवाइड किया है? तो अभी अभी मैंने आपको 4 नाम बताए हैं, कामाचार, बहुपत्नी, बहुपति और एक विवाही। वेरी गुड, ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवार का कार्य है? अब कार्य तो मैंने अभी आपको बताया भी है, शैक्षणिक भी कार्य होता है, आर्थिक भी कार्य होता है, सामाजिक कार्य भी होता है, मनोवैज्ञानिक कार्य भी होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही माना जाएगा, ये आपका करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी परिवार की विशेषता है? आपको विशेषताएं तो एक विवाह संबंध में बताया भी हूँ, आर्थिक व्यवस्था के रूप में बताया हूँ, वंश नाम की व्यवस्था के रूप में बात किया हूँ, सामाजिक नियम के बारे में, सीमित आकार के बारे में बात हुई है। तो बताइए जरा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का कौन सा सही होगा? संतान उत्पत्ति व विकास है। क्वेश्चन नंबर, सभी लग रहे हैं, लेकिन इसमें अगर एक पूछा है तो संतान उत्पत्ति और विकास हो जाएगा। देखो मैं बताता हूँ, आजीविका के लिए आवश्यकता की पूर्ति, यहाँ पे परिवार की विशेषता सबसे अहम भूमिका जो निभाएगी आपकी, वो आपकी आजीविका के लिए आवश्यकता की पूर्ति, ये आपका करेक्ट माना जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला राइट माना जाएगा। ठीक है, संतान की उत्पत्ति का विकास है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर हम प्राथमिकता देते हैं, यूजीसी कहता है कि हमें 4 ऑप्शनों में सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा लगा है, उस आधार पे ये मांगता है, तो हम मांगते हैं ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक परिवार की विशेषता नहीं? सामाजिक नियम से। आर्थिक व्यवस्था, भावनात्मक आधार, परिवार में समृद्धि और सामाजिक नियम। सर डी नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 15 की बात करते हैं, परिवार की समृद्धि में, तो देखो परिवार की समृद्धि ये विशेषता को अगर पूछा है नहीं है। देखो एक आर्थिक व्यवस्था है, ठीक है, अगर हम बात करते हैं जो भावनात्मक आधार भी है, सामाजिक नियम की बात करें ये भी है आपका, फॉलो करना पड़ता है। हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा। वंश का नाम की व्यवस्था होता तो भी हमारा सही होता, भावनात्मक आधार की बात होती तो भी, अच्छा यहाँ पे तो है वो भी हमारा, ये भी हमारा सही है, सीमित आकार की बात होती तो भी ये सही होता है, लेकिन परिवार की समृद्धि ये विशेषता नहीं है ना, ये परिवार की विशेषता नहीं है। परिवार को मुख्यतः कितने प्रकारों में बांटा गया है? देखो परिवार को तो कई भागों में डिवाइड किया गया, लेकिन मुख्यतः अगर हम बात करते हैं तो 2 ही प्रकार होता है परिवार का, एक एकल परिवार होता है और एक संयुक्त परिवार होता है, जिसको आप ज्वाइंट फैमिली कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, अच्छा यूजीसी में आपको 2 ही पूछा जाएगा, ठीक है, इसके अंतर्गत आते हैं बहुत सारे, तो आपका सबसे ज्यादा यूजीसी में 2 ही को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, एकल परिवार का तात्पर्य निम्नलिखित में से कौन सा है? 2 पीढ़ी के परिवार होंगे क्या है? पति पत्नी संतान होगा, यही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला, हाँ बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने संयुक्त परिवार को परिभाषित किया है? अब संयुक्त परिवार के कई विद्वानों ने परिभाषित किया है। IP देसाई के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, और सामान्यतः संयुक्त परिवार के अंतर्गत 4 पीढ़ियां के व्यक्ति जो है शामिल किए जाए हैं, उसमें बताते हैं। ये दुबे की बात करते हैं, हाँ SC दुबे, यहाँ पे देखिए आप, या IP या IG लिखा हुआ है, IG देसाई नहीं है, IP देसाई है। हाँ, तीनों हो जाएंगे सर। संयुक्त परिवार की परिभाषा देखते हैं एक बार। SC दुबे की बात कर लेते हैं अगर हम, तो SC दुबे क्या कहते हैं? SC दुबे कहते हैं भाई कि संयुक्त परिवार जो होता है वो मूल परिवार के साथ होता है। सर ऐसा ना कि जब
कई साथ में रहते हैं, साथ में भोजन करते हैं, ऐसा कुछ? हाँ बस यही, एक ही स्थान पर भोजन कर रहे हो, आर्थिक इकाई एक ही तरह का कार्य हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल संयुक्त परिवार का ही ये पार्ट बन जाता है। ये एस.सी. दुबे महोदय का स्टेटमेंट है। तो मैं आपसे कहूँगा कि यहाँ पे एस.सी. दुबे यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। पी.एन. प्रभु की बात करते हैं। अब देखिए पी.एन. प्रभु का, देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, आई थिंक ये मिसप्रिंटेड हो सकता है, आई.पी. नाम है, आई.जी. तो नाम नहीं है, तो आई.पी. होना चाहिए क्योंकि पी.एन. प्रभु का नाम आता है और दुबे का नाम आता है और आई.पी. देसाई का भी नाम आता है। तो मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा आप लोगों का। ये कहते हैं कि भाई ये भी 4 पीढ़ी, ये भी बताते हैं आपका एक से अधिक पीढ़ी की बात करते हैं आई.पी. देसाई, 4 पीढ़ी की बात एन प्रभु कहते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी वाला सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे कि निम्नलिखित में से इसका तात्पर्य है कि 4 पीढ़ी है। देखो 4 पीढ़ी के बारे में भी हमने बात किया भी है कि एक साथ रहते हैं तो एक ही घर में निवास करते हैं, तो बताइए कौन सा परिवार कहलाएगा आपका? संयुक्त परिवार हो जाएगा। हाँ जाहिर सी बात है, इसमें पीढ़ी का जैसे ही नाम आता है तो संयुक्त परिवार का ही पार्ट बन जाता है। ये पीएन प्रभु ने यही वाला स्टेटमेंट तो दिया था। हाँ आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे प्रभु का जो स्टेटमेंट है ये यही स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। हाँ क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं? देखिए अब संयुक्त परिवार की विशेषता पूछा है क्वेश्चन नंबर 20 में, है ना। अब इसमें पूछा विशेषता नहीं है संयुक्त परिवार की। बड़ा आकार होता है, समरूपता होती है, समान रसोइयाँ होती हैं, सामाजिक सुरक्षा होता है ना, आराधनाएं होती हैं, स्त्री में समान कार्य का वितरण, ये आपका नहीं होगा। हाँ समान करेगा। हाँ ये नहीं होगा आपका। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त परिवार के लाभ, देखिए अब यहाँ पे अगर आप कॉन्सेप्ट के आधार पर भी पढ़ें तो आप इजीली आप कर सकते हैं। ठीक है, संस्कृति की रक्षा तो होगी, ये बात तय है ना, संस्कृति की रक्षा की जाएगी। सामाजिकरण भी होगा क्योंकि भाई बालक जो है मानदंड, नियम, रूल, रेगुलेशन सामाजिकरण से ही सीखता है, इसलिए ये भी होगा। सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की बात करते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं इसको माना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट माना जाएगा 21 का। हाँ। संयुक्त परिवार में संपत्ति विभाजन से बचाव से निम्नलिखित प्रभाव होते हैं। अब देखिए विभाजन, संपत्ति विभाजन से बचाव के प्रभाव होते हैं। 4 खेतों का बड़ा आकार होना, सख्ती से जुटना, संपत्ति की सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब अगर हम बात करें तो संयुक्त परिवार में संपत्ति विभाजन से बचाव से खेतों का आकार बड़ा होते हैं, तो ये बेसिकली प्रभाव में हमें देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला करेक्ट माना जाएगा, ए आपका सही जवाब है। संयुक्त क्या मतलब हुआ इसका? देखिए संयुक्त परिवार में संपत्ति विभाजन से बचाव से निम्नलिखित प्रभाव होता है, तो खेतों का आकार तो बड़ा ही रहेगा, मतलब जी सभी हो जाएंगे। अच्छा एक बार देखते हैं, संपत्ति की सुरक्षा भी होगा, शक्ति का जुटता भी होगा, आर्थिक सुरक्षा भी होगा। हाँ यहाँ पे सभी होना चाहिए। बचाव से निम्नलिखित प्रभाव नहीं होते, तो ऐसे में अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों से यहाँ पे करेक्ट ऑल ही होगा, इसको नहीं करके देना चाहिए था क्वेश्चन, तो एक ऑप्शन यहाँ पे एलिमेंट करता तो उसको बताता। शक्ति का जुटता, संपत्ति की सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, ये सारे के सारे हमें देखने को मिलेंगे। ये कहना चाह रहा है ना क्वेश्चन में, संयुक्त परिवार में संपत्ति का जो विभाजन नहीं होता, वही बात इसमें होगी सर ऑप्शन में, लेकिन देखिए क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए मैं बताता हूँ बेसिकली। देखिए यहाँ पे मेरी बात ध्यान सुनिए, एक बार आप सभी लोग देखिए, ये संयुक्त परिवार की संपत्ति का विभाजन की बात कर रहा है और उन संपत्ति के विभाजन से बचाव की बात कर रहा है कि संयुक्त परिवार में संपत्ति सभी के लिए समान होती है। विशेष रूप से खेतों का भी खंड उपखंड में बंटवारा नहीं होता है, यह संयुक्त परिवार में होता है। ये बात सत्य है कि नहीं? और जब खेतों का आकार बना रहता है तो इससे उनमें खेती अच्छी होती है। तो संयुक्त परिवार में संपत्ति की रक्षा भी हो सकती है, फिर आर्थिक सुरक्षा भी हो सकती है, शक्ति से जुटता की बात अगर करते हैं शक्ति भी एकजुट होती है, तो ये सारे आपके करेक्ट माने जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑल वाला आपका सही मानता।
ऑल अगर ऑप्शन में होता तो ये सही माना जाता। सर फिर अगर ओल की जगह तो फिर सर आर्थिक सुरक्षा ही आ जाता। तीनों का मतलब तो आर्थिक सुरक्षा चल रहा है ना, खेतों का आकार बढ़े, अगर अच्छी खेती होगी तो देखिए पैसे मैम, आएंगे ज्यादा। बात आप कह रहे हैं कि संपत्ति से नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि ये एक संयुक्त परिवार के पॉइंट से अगर हम बात करें तो जब खेतों का आकार बड़ा तो है, ठीक है, ये सत्य है, तो संपत्ति की सुरक्षा भी तो हो रही है वहां पे। जी सर, फिर तो तो सारा कुछ आर्थिक में ही आ गया ना सर। हाँ, तो ये भी आपका सही है। फिर आपकी शक्ति में भी एकजुटता कहीं ना कहीं दिखती है, आपको आर्थिक सुरक्षा में कहीं ना कहीं दिखती है ना? यदि विभाजन नहीं होगा तो ये सारी चीजें होंगी, सिंपल ये। हाँ, ये देखो लाभ है, तो जाहिर सी बात है लाभ तो देखने को हमें मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना, ये सारे लाभ है। सर इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है ना, जी। संयुक्त परिवार में संपत्ति विभाजन से इन चीजों का प्रभाव होता है, ऐसा भी इस क्वेश्चन का मतलब ऐसा निकल सकता है ना। जैसे देखिए मेरी बात शायद आप समझ नहीं रहे हैं, मेरी बात आप समझ नहीं रहे हैं। देखिए मेरा कहने का मतलब सीधा सा बात है, इतना सिर्फ ध्यान रखिए। मैं कह रहा हूँ कि संयुक्त परिवार में संपत्ति विभाजन से बचाव करना है आपको, तो बताइए। बंटवारा हो रहा है उससे बचाव करना है कि क्यों मतलब वो ना हो, है ना सर? हाँ, बचाव से हमें प्रभाव में जब आता है वो चीज़ें, तो हमें प्रभाव उससे बचाव इसी तरीके से करेंगे। भाई खेतों का आकार बड़ा होना ये कहीं ना कहीं संपत्ति विभाजन से बचाव की बात करता है, तो उसमें संपत्ति की रक्षा भी हो जाती है, आर्थिक सुरक्षा भी हमें मिलती है, हमें संयुक्त परिवार का लाभ सोचना है। आप यहाँ पे संपत्ति के एक शब्द लेकर ना चले, आप केवल संयुक्त परिवार की, ये तो लाभ है आपका संपत्ति विभाजन, ये तो पॉइंट है संयुक्त परिवार का। और संयुक्त परिवार का जो पॉइंट है वो दर्शा रहा संपत्ति विभाजन का, तो संपत्ति विभाजन दर्शा रहा है इन चारों को। तो इन चारों में मैं कहूंगा कि आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ऑल होना चाहिए। ये सत्य है आपका, ये संपत्ति विभाजन से बचाव के संबंध में ये प्रभाव देखने को हमें मिलते हैं। खंड उपखंड में बंटवारा ना हो, इसका आकार यहाँ पे संपत्ति विभाजन से बचाव की बात करता है। ठीक है मैडम, ऑप्शन नंबर, आप कभी भी वैसे क्वेश्चनों को ध्यान से सड़िए। अच्छा, यूजीसी के अब उसमें क्या दिया हुआ है, क्या बोलते हैं किताबों में, यूजीसी किताब में क्या दिया हुआ है? कौन सी बुक में सर? चलिए, अच्छा, हरियंट की किताब की बात कर रहा था मैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे आप ऐसे प्रश्नों का जवाब ऑल की तरफ चलना। बात करते हैं, संयुक्त परिवार के दोष निम्नलिखित में से कौन से हैं? सर ये सभी कौन सर? नियंत्रण की समस्या होगी, इस गतिविधियों में कमी भी देखने को मिलेगी, रूढ़िबद्धता भी मिलेगा, आपका सभी करेक्ट मिलेगा। यहाँ पे ये दोष है। आधुनिक परिवार मतलब आज के में निम्नलिखित प्रकार के परिवर्तन कौन से होंगे? कौन सा होगा आधुनिक परिवार में? परिवार का आकार होगा, देखिए, और आकार छोटा होना, होगा सर। हाँ, आकार छोटा होना, परंपराओं मान्यताओं में अंतर। देखिए, ये आधुनिक परिवार में ऐसा कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं है कि परंपरा और मान्यताओं में अंतर किया जाए। परिवार में नियंत्रण की समस्या, देखिए केवल आकार का होगा, बस आकार छोटा होगा। हाँ, केवल परिवार का आकार छोटा का होना, यह आधुनिक परिवार का एक परिवर्तन को देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर केवल आपका पहला सही रहेगा, केवल पहला सही रहेगा। हाँ, अगर आप कहते हैं कि स्त्रियों के आधिपत्य में वृद्धि करना, तो मैं मानता हूं उसके सम्मान में वृद्धि करने की बात करते हैं, तो ये आधुनिक परिवार की बात होता, कमी की बात नहीं करता ये, है ना। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। देखिए बच्चे की आवाज आ रही है ना। सर ये बच्चे की आवाज कौन? हाँ, देखिए एक बार म्यूट हो जाइए आप, अगर किसी के पास से बच्चे के पास से भाई आवाज आ रही है, म्यूट हो जाइए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, निम्न में से किसने एक विवाही परिवार के अतिरिक्त अन्य परिवार के रोग की भांति बाद में उत्पत्ति माना है? वेस्टर्न मार्क में सर। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 का हमारे सामने जवाब आ रहा है बेबिस्टर मार्क का। आपने यहाँ पे करेक्ट जवाब दिया है। बेबिस्टर मार्क ने अपने जो सिद्धांत दिया था, बेबिस्टर ने
विवेस्टन ने एक सिद्धांत दिया था, आपको याद है सिद्धांत का नाम? एक विवाही सर। एक विवाही, जिसमें उसने प्रथा आदि के बारे में, परंपराओं के बारे में बात किया था। तो एक विवाही परिवार के बारे में जैसे ही वो बात करता तो हमारा कॉन्सेप्ट सीधा सीधा चला जाता विवेस्टन मार्ग के बारे में, बस। बाकी हमें किसी से कोई मतलब ही नहीं था। ठीक है, बात करते हैं निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के अनुसार परिवार के 3 चरणों से गुजरता है। देखिए, ये परिवार को 3 चरण से गुजार रहे हैं, 3 स्टेप से गुजरता है। नाम बताना चाहेंगे? लॉरेंस स्टोन सर। ओके, लॉरेंस स्टोन, परिवार के जो चरण बताए गए, लॉरेंस स्टोन। ओके, चलिए, यहाँ पे लॉरेंस स्टोन ने 3 चरणों से गुजरता है, तो वो मैं नाम जानना चाहूंगा कि परिवार के 3 चरण कौन कौन से हैं, बताएं। परिवार के 3 चरण लॉरेंस स्टोन के कौन कौन से हैं? सर खुला वंशावली ओके, और पितृसत्तात्मक में प्रतिबंधित, घरेलू, ऐसा कुछ था ना? हाँ सर, घरेलू मूल परिवार। घरेलू मूल परिवार। दिनेश्वर में कुछ नाम था किसी राइटर का। ये खुला और बंद वाला ही है ना? हाँ खुला सर, वंशावली, बंद घरेलू। बंद घरेलू मूल परिवार ओके, और पितृसत्तात्मक प्रतिबंधित परिवार। पितृसत्तात्मक, प्रतिबंधित पितृसत्तात्मक परिवार, ऐसा ही था सर कुछ, यही अच्छा। चीज है। चलिए, तो मैं आपसे बता देता हूँ, आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एग्जैक्ट पूछा गया था 3 स्टेप से होकर गुजरता है परिवार, वो परिवार कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। ये 3, एक जैसे अभी आपने बताया खुला वंशावली परिवार, बहुत बढ़िया बताया आपने। प्रतिबंधित पितृसत्तात्मक परिवार, बहुत अच्छा काम किया। बंद घरेलू मूल परिवार, ये भी आपका सही है। तो ये 16वीं शताब्दी में खुला वंशावली, प्रतिबंधित पितृसत्तात्मक 16वीं से 18वीं शताब्दी में, बंद घरेलू 18वीं शताब्दी के से लेकर आज तक चल रहा है। तो ये एक ऐतिहासिक पॉइंट ऑफ व्यू से परिवार के 3 चरण होते हैं। ये लॉरेंस स्टोन एक ऐसे विद्वान है जिन्होंने जिक्र किया है, ध्यान रखिएगा। और इससे आप लोगों को प्रश्न बनाया जा सकता है, ये चरणों के नाम भी दिए जा सकता है आपको 3। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किसने संयुक्त परिवार को आदि परंपरा कहा है? देखिए, शायद मैंने भी इस पर रिपीट भी किया है, आदि परंपरा कहा है। मैक्स मूलर ने कहा। मैक मुलर ने। यहाँ पे सही जवाब मैक्स मूलर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट माना जाएगा, बी आपका करेक्ट माना जाएगा। निम्न में से किसके अनुसार संयुक्त परिवार एक नियम की भांति होता है जिसका न्यासधारी पिता होता है? न्यासधारी पिता होता है। हेनरी मैन, और ये आपको ध्यान रखना है हेनरी मैन के बारे में। मैंने कल भी आप लोगों से, आज मैंने ग्रुप में भी आप सभी लोगों से उसकी किताब के बारे में बात किया था, और इन्होंने पितृसत्तात्मक के संबंध में इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया था सन 1861 में। हाँ, 1861 में। मैंने एक किताब का नाम आज आप लोगों को जो है मैंने ग्रुप में भी लिख कर सेंड भी किया था, वो नाम बता सकते हैं आप लोग? ग्रामीण दार्शनिक 1975 इनकी किताब है। अलौकिक शक्ति में विश्वास ही धर्म है, निम्नलिखित में से किसकी परिभाषा है? क्वेश्चन नंबर 29, अलौकिक। सर 1975, 1875, नहीं, हेनरी मैन। 1975 है, 1975। इतने लंबे टाइम तक 61 में दिया ना कॉन्सेप्ट। देखिए, किताब तब आई थी, पब्लिश हुई थी, ये पब्लिश की गई थी। किताब तो बहुत पहले आई थी, लिखा हुआ था, ठीक है, उसको पब्लिश की जाती है, 1975 में आई। फोन ले आओ, मुस्कान का फोन आ रहा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर बताइए, इसका बताइए मुझे, अलौकिक। टेलर का होगा। क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब आपने क्या बताए हैं? टेलर का नहीं, आपका आ जाएगा जॉनसन का। जॉनसन हो जाएगा सर इसका। जॉनसन इज द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका, हाँ,
बी करेक्ट रहेगा। ये थोड़ा सा धर्म से संबंधित है, मैंने आप लोगों को धर्म के परिप्रेक्ष्य से परसों वाली क्लास में जो है बताया भी था, चर्चा पर चर्चा आप सबसे मैंने किया भी है धर्म के बारे में, है ना। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। जॉनसन अलौकिक शक्तियों में विश्वासी धर्म है। बात करते हैं धर्म अमानवीय शक्तियों के प्रति अपनी मनोवृत्ति है, निम्नलिखित में से किसकी परिभाषा है? आगमन सर। ओके, आगमन। यहाँ पे करेक्ट जवाब आगमन का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट माना जाएगा। धर्म क्रिया की एक विधि है, साथ ही साथ विश्वासों की एक व्यवस्था भी है, निम्न में से किसकी परिभाषा है? मैलिनोवस्की की धर्म क्रिया की एक विधि है, साथ ही साथ विश्वासों की एक व्यवस्था भी मानी जाती है, ये मैलिनोवस्की का नाम आता है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किसके अनुसार धर्म असीम का साक्षात दर्शन है? मैक्स मुलर। शाबाश, वेरी गुड, मैक्स मुलर इज द राइट आंसर हो जाएगा। टाइलर के आत्मवाद को कितने भागों में बांटा गया है? टाइलर का दो। कौन कौन सा है? शरीर, हाँ वेरी गुड, शरीर आत्मा है आपका एक, और वेरी गुड स्वतंत्र आत्मा है आपका। इन्होंने सर बुक दी थी ना प्रिमिटिव कल्चर। हाँ, प्रिमिटिव कल्चर के बारे में भी इन्होंने बताया था, वेरी गुड। इस किताब का नाम भी आप लोग ध्यान रखिएगा, और उसी किताब में ये बात की गई है। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 34 के बारे में कि प्रकृतिवाद सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? क्वेश्चन नंबर 34। मुलर सर। मैक्स मुलर। ओके, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 34 का तो सही जवाब आता है मैक्स मूलर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 का सही जवाब आ जाएगा मैक्स मूलर इज द राइट आंसर आपका। निम्नलिखित में से किसने अपनी धर्म संबंधी अवधारणा ऑस्ट्रेलिया के अरुंटा जनजाति में अध्ययन के फलस्वरूप प्रस्तुत किया है? तो आपको बताना है दुर्खिम। इस्माइल दुर्खिम इज द राइट आंसर हो जाएगा, एमिल दुर्खिम भी कहा जाता है। बात आती है धर्म की विशेषता। तो देखिए, ये तो आप ध्यान रखना, अलौकिक शक्तियों में विश्वास तो आप हमेशा सत्य मानना, सैद्धांतिक व्यवस्था को आप हमेशा सत्य मानना, प्रतीक व पुरातन गाथाएं की बात करते हैं तो ये भी सत्य मानना। तो ये धर्म की विशेषताएं हैं। धार्मिक क्रिया को रखकर धर्म की विशेषता प्रार्थना होती है, समाधि होती है, सामूहिक क्रिया होती है, तांत्रिक क्रियाएं होती हैं। ऑप्शन डी सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक क्रिया के रूप में है? बताइए। प्रार्थना विशेष स्थान है? जी सर। हाँ सर। तो यहाँ पे आपसे अगर मैं कहूँ तो 37 का पहला वाला ही करेक्ट हो जाएगा आपका। सर और नहीं होंगे ये सारे? नहीं, धार्मिक सिद्धांत नहीं, देखो धार्मिक सिद्धांत नहीं है ये, तो मौलिक सिद्धांत के अध्ययन की बात किया इन्होंने। सर इसमें क्रिया नहीं हो रही है, सही बात है। इसमें साधनों को धार्मिक क्रिया की संज्ञा दी गई है, उसको तो धार्मिक, कुछ होना चाहिए, कार्य हाँ। होना चाहिए, हाँ तो प्रार्थना रहे। हाँ। बात करते हैं सामाजिक स्तरीकरण। समाज का उच्च और निम्न सामाजिक इकाइयों का समांतर विभाजन है, क्षैतिज विभाजन है, ऐसी अगर कोई बात आता है, पदानुक्रम या क्रमागत विभाजन है, तो आप किसका नाम लगाएंगे? बताइए। रेमंड मुर्रे का नाम लगाएंगे, यही आपका सही माना जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसके अनुसार सामाजिक स्तरीकरण के अभिप्राय किसी सामाजिक व्यवस्था में व्यक्तियों का उच्च और नीच के पदानुक्रम में विभाजन करता है? टालकाट पार्सन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसने कहा है कि सामाजिक स्तरीकरण परिमाणिक है? परिमाणिक है, किस विद्वान ने ऐसी बात बोला है? क्वेश्चन नंबर 40 का सही जवाब ट्यूमिन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 कि सामाजिक स्तरीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण है? देखिए, लक्षण आपको 41 की बताया जा रहा है, तो मैं कहूँगा कि वर्ग का और समूह का ऊंच नीच भावना है लक्षण, सामाजिक स्थिति में उतार चढ़ाव का क्रम भी है, प्रत्येक वर्ग और सामूहिक चेतना भी है, ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा आपका यहाँ पे ऑल।
ऑल हो जाएगा। हाँ। ट्यूमिन महोदय ने निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में व्याख्या किया है? परिवार के, असमानता के, कि सामाजिक स्त्रीकरण के, कि धर्म सिद्धांत पर? बताएं। क्वेश्चन नंबर 42। स्त्रीकरण है ना, सामाजिक स्त्रीकरण। 42 का इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। सामाजिक स्त्रीकरण। नहीं, देखो संदर्भ में व्याख्या किया है ट्यूमन ने, किसके संदर्भ में? तो समानता है वैसे। देखिए असमानता, सामाजिक स्त्रीकरण में असमानता। असमानता बेसिकली अगर हम बात करते हैं, लिंग, आयु, शारीरिक शक्ति, जन्म आदि के प्रदत्त गुणों के बारे में बात करता है। कार्ल मार्क्स का नाम लेते तो मैं कहता कि भाई कुछ हद तक ठीक था वो यहाँ पे असमानता के, लेकिन यहाँ पे आपका नाम आएगा धर्म का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट माना जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक स्त्रीकरण का आधार है? देखिए आधार में अब आपको बताना है, ये आधार आपको बताने हैं। सभी आएंगे सर। हाँ, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 के बारे में, तो आपका यहाँ पे आयु भी है, धार्मिक ज्ञान भी है, संपत्ति भी है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और पार्सन्स ने व्यक्ति की परिस्थिति को निर्धारित करने वाले कितने कारकों का उल्लेख किया है? अभी कल आप लोगों ने कुछ कारकों के बारे में देखा भी है पार्सन्स के। फिर दांत पे रहता होगा नहीं ओके, चलिए। तो और 4 होगा। टी पार्सन्स, बात है सामाजिक स्त्रीकरण का। बताइए। 4 है सर। 4 नहीं है मैडम, 4 नहीं है, 6 कारकों का उल्लेख है। हाँ। पार्सल से फिर 6 बताए हैं। हाँ, 6 कारकों का उल्लेख किया गया है। और अगर मैं आप लोगों से बात करूं, 1 मिनट, थोड़ा सा 1 मिनट। हाँ, अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं तो आपको बता दूं, इन्होंने 6 कारकों का उल्लेख किया जो स्त्रीकरण को तय करता है। जैसे नातेदारी समूह का सदस्य, सत्ता, व्यक्तिवाद, व्यक्तिगत विशेषताएं, अर्जित उपलब्धि, द्रव्य जाति और आपकी शक्ति। इन 6 के बारे में बात करने वाले कोई विद्वान अगर है तो टी पार्सन्स है, सामाजिक स्त्रीकरण के आधार पर। याद रखिए। नातेदारी, सत्ता, जाति, शक्ति और 2 कौन से सर? देखिए, लिखिए आप। एक आपका होगा आपका एक होगा नातेदारी समूह की सदस्यता, नातेदारी समूह की सदस्यता। दूसरा आपका होगा सत्ता। तीसरा आपका होगा शक्ति। चौथा होगा आपका द्रव्य जात। फिर उसके बाद आपका होगा अर्जित उपलब्धियां, अर्जित उपलब्धियां। और एक आपका होगा व्यक्तिगत विशेषताएं। ये आपके 6 होंगे, ठीक है ना, याद रखेंगे ये 6 के 6 पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक स्त्रीकरण का सिद्धांत है? देखिए, प्रकारवादी सिद्धांत भी है आपका, मानववादी सिद्धांत भी है आपका, और व्यक्तिवादी सिद्धांत भी है आपका। ये सभी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, एक तरफ संबंधित सिद्धांत है और दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें तो प्रवर्तक के नाम है। तो आपको बताना है सिद्धांत किसने दिया है और प्रवर्तक के नाम। क्वेश्चन नंबर 46, सर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। बी जीववाद की बात करेंगे टाइलर के बारे में, प्रकृतिवाद के बारे में बात करेंगे मैक्स मूलर, प्रकारात्मक की बात करेंगे मेलिनोवस्की। बहुत बढ़िया, शाबाश। इसमें प्रकारात्मक में अगर हम बात करते हैं तो इसके परिप्रेक्ष्य से अगर देखा जाए तो रेमंड विल्मट मुरे और किंग्सले डेविस सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन की जो किताब थी उसमें प्रकारिवादी को लेकर काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा वो बी करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, एक तरफ सूची 1 है, दूसरी तरफ सूची 2 है, आपको मैच करना है संयुक्त परिवार शास्त्री। ये सारे कॉन्सेप्ट किस किस विद्वान के द्वारा आए हैं और कहाँ से कौन सी चीज़ उत्पत्ति हुई है किसकी। क्वेश्चन नंबर 47 है हमारे सामने।
अगर हम बात करते हैं संयुक्त परिवार, तो पीएन प्रभु की परिभाषा आपने देखा था। शास्त्रीय संबंध के सिद्धांत की बात करते हैं, अरस्तु और प्लेटो का नाम देखा था। परिवार की अगर हम बात करते हैं तो परिवार में सबसे ज़्यादा फेमस परिभाषा को लेकर अगर कोई विद्वान आता है तो मैकाइवर पेज लेके आते हैं। मानवतावादी सिद्धांत की बात करते हैं, धर्म के उत्पत्ति के सिद्धांत पर है। और हाँ, मानवतावादी जब दृष्टिकोण का सिद्धांत पूछता है ऐसे पे, तो हम लोग नाम लगाते हैं अब्राहम मैस्लो का। अब्राहम मैस्लो का, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन बता दीजिए आप लोग का दो। ऑप्शन नंबर एक हाँ, फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। एक तरफ सूची 1 है, दूसरी तरफ सूची 2 है। आपको एक तरफ सिद्धांत दिया गया है, दूसरे में दिया गया है कि कौन विद्वान है और किस पर आधारित है। 48 का अगर हम बात करते हैं तो प्रकृति का जो सिद्धांत है वो धर्म के सिद्धांत से है। प्रकारवादी सिद्धांत की बात करते हैं तो सामाजिक स्त्रीकरण को रिप्रेजेंट करता है। मात्रात्मक की बात करते हैं तो ये परिवार का सिद्धांत में आ जाता है। परिवार भी यहाँ पे एलियट का नाम आता है। मैकाइवर अगर पेज होते हैं एलियट के बजाय तो बी इन्हीं का नाम आता। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो होगा करेक्ट हो जाएगा, बी वाला, बी सही माना जाएगा, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 के बारे में, सूची 1 एक तरफ है, एक तरफ सूची 2 है। एक तरफ सिद्धांत दिए गए हैं, दूसरी तरफ सिद्धांत के प्रवर्तक दिए गए हैं। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, फैक्ट के रूप में है। क्वेश्चन नंबर 49 फैक्ट के रूप में है। अगर हम बात करते हैं मार्क्सवादी तो कार्ल मार्क्स का नाम आ जाएगा। प्रकारवाद की बात करेंगे तो किसका नाम आएगा, मैक्स वेबर का नाम आएगा। मैक्स वेबर का सिद्धांत प्रकारवादी, एक मिनट हाँ, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो प्रकारवादी की बात अगर हम करेंगे, प्रकारवादी में तो किसका आ जाएगा, किंग्सले डेविस का नाम आ जाएगा, रेमंड मुर्रे का नाम आता है। मैक्स वेबर का नाम अगर हम लोग लेंगे, मैक्स वेबर का अगर हम लोग, तो मैक्स वेबर से आ जाएगा। धर्म का सिद्धांत दुर्खिम का जाएगा। हाँ, ऑप्शन नंबर कौन सा सही गया है, ए आपका करेक्ट गया है ना, पहला वाला है ना, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 50, सामाजिक स्त्रीकरण कुछ व्यक्तियों में सीमित होती है, क्या ये बात सत्य लग रही है आपको? गलत है कुछ व्यक्तियों में सीमित होते हैं। देखिए, सामाजिक स्त्रीकरण कुछ व्यक्तियों में सीमित होते हैं, वो कैसे गलत आप करेंगे जरा बताएं। तो ये कुछ व्यक्तियों वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, स्त्रीकरण। देखिए, सामाजिक पूरे समाज की बात हो रही है ना, पूरी सामाजिक की बात होती तो है, लेकिन जब सामाजिक इकाइयों में समांतर विभाजन होता है तो हमें कुछ व्यक्तियों को दूसरे की तुलना में उच्च स्थिति भी प्राप्त हो जाती है। यह आप सदरलैंड और वुडवर्ड की परिभाषा देखेंगे तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि स्त्रीकरण सामान्यतः अंतःक्रिया अथवा विभेदीकरण की एक प्रक्रिया मानी जाती है, जिसके द्वारा कुछ व्यक्तियों को दूसरे की तुलना में उच्च स्थिति प्राप्त होती है। तो यहाँ पे कुछ व्यक्तियों का मतलब हुआ कि कुछ व्यक्ति सीमित हैं तो कुछ व्यक्ति होंगे हाई लेवल के। तो ये स्टेटमेंट सही है, गलत नहीं। तभी तो सामाजिक स्त्रीकरण है। अगर कुछ सीमित है तो कुछ तो हाई भी तो होंगे, उच्च भी तो होंगे। ये सत्य है, गलत नहीं है आपका। धर्म, शिक्षा, परिवार आदि सामाजिक स्त्रीकरण से ही उत्पन्न होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा, थर्ड वाला। 1 2 दोनों के दोनों सत्य हैं आप लोगों का, ठीक है, दोनों सत्य हैं। निम्न में से कौन सा सत्य है? क्या प्रकारवाद का प्रतिपादक किंग्सले डेविस है? इस बात से आप सहमत हैं? होना पड़ेगा। मुर्रे और किंग्सले डेविस ने मिलकर सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में किताब लिखा है, तो सत्य है ये। और उन्होंने प्रकारवादी का सिद्धांत उसी में दे दिया, ये सत्य है। वेबर के वर्गों को महत्व को कम आंका गया है, क्या ये बात सत्य है? बताएं, आप लोग भी बोले थोड़ा बहुत। नहीं, समझ में सब बन नहीं रही है। कौन सा सवाल नहीं बन रहा, पहला वाला कि दूसरा वाला? ये समझ में ही नहीं आ रहा सर, ये वेबर ने वर्ग। अच्छा, वेबर नहीं समझ में आ रहा है। देखो, वेबर ने वर्ग को महत्व को स्वीकार किया उसको। तो जब उसके इंपोर्ट, वर्ग का मतलब होता है भाई कि जो क्लास डिवाइड किए गए हैं, चाहे आर्थिक कारक के ऊपर लिए हो, चाहे आप सामाजिक कारक के ऊपर लिए हो, उसको
जिस परिप्रेक्ष्य में आपने लिया है उसको आपने महत्व दिया है। और ये मैक्स वेबर ने दिया है। संपत्ति के अधिकार की बात किया है, सामाजिक अवसर की बात किया है, जीवन संबंधी सुविधाओं की बात किया है, वर्ग अधिकार की बात किया, ये मैक्स वेबर ने किया है बात। तो सर इन्होंने कम थोड़ी आंका है, इन्होंने तो उसको महत्व दिया है। हाँ, तब मैक्स वेबर ने तो वर्गों को महत्व दिया है, वो स्वीकार करते हैं उनके महत्व को। उन्होंने महत्व को जब उन्होंने स्वीकार कर लिया तो उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया है। फिर कम आंकने का मतलब हुआ गलत हो गया, फिर ये स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है। नेगेटिव दिखा। हाँ, ये नेगेटिव है, इसलिए ये गलत है। ऑप्शन नंबर आपका केवल पहला सही रहेगा, ए वाला। हाँ, ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 52, धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत के संदर्भ में सत्य बताना है आपको। क्या धर्म जीववाद का सिद्धांत है? इस बात से सहमत हैं आप लोग? होना पड़ेगा। हाँ सर। सत्य है, ये स्टेटमेंट सत्य है, सिद्धांत भी आपने पढ़ा है। तो इसलिए आपका 52 का जो होगा ये स्टेटमेंट आपका सही माना जाएगा। सी हो जाएगा। धार्मिक मानवतावादी सिद्धांत है, बिल्कुल सत्य है। हाँ। देखो, रेडिकल सिद्धांत, रॉबर्ट बेली एक विद्वान है। रॉबर्ट बेली एक विद्वान है जिन्होंने रेडिकल सिद्धांत के बारे में चर्चा किया है, रेडिकल सोशल वर्क के बारे में बात किया है, रॉबर्ट बेली। लेकिन यहाँ पे ये गलत है इनका, ये धर्म की उत्पत्ति से संबंधित है ही नहीं है। प्राकृतिकवाद का सिद्धांत की बात करें तो ये आपका सही हो जाएगा। 1 2 4 यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। सर ये रेडिकल हाँ, रॉबर्ट बेली। क्या कॉन्सेप्ट है सर? ये रेडिकल मतलब एक प्रकार से रेडिकल का मतलब होता है उपचारात्मक चिकित्सा सामाजिक कार्य में सोशल वर्क, उपचार समाज कार्य के बारे में बात करते हैं ये रेडिकल सिद्धांत। रेडिकल का मतलब तो उपचार, रेडिकल, रेमेडियल जिसको बोलते हो, रेमेडियल। हाँ, रेमेडी करना या रेमेडियल करना, वो बेसिकली रेडिकल सोशल वर्क के बारे में बात करता है, रेडिकल सोशल वर्क के बारे में। ठीक है, हाँ सर इस बार क्वेश्चन आया हुआ था। हाँ हाँ, सही कह रहे हो आप। मॉर्गन का कौन सा कथन परिवार उद्विकास के संदर्भ में सत्य है? बताएं। सेकंड और फोर्थ सर, ओके और थर्ड सर, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ। ओके ओके ओके। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 53 के बारे में, तो एक विवाहित परिवार के बारे में बात करते हैं, सत्य है। समरक्त विवाह की बात करते हैं, सिंडेसिमन परिवार की बात करते हैं, ना कि मात्रात्मक केंद्र के बारे में बात करते हैं। ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। 1 2 4 सही रहेगा। याद है आप लोगों को मैंने बताया है परिवार के बारे में, समरक्त विवाह, समूह विवाह, हाँ, शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी वाला सही हो जाएगा, बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त परिवार की विशेषता? अब देखिए, संयुक्त परिवार की विशेषता, अब ये बहुत सरल प्रश्न है, बताइए। आप कहेंगे रक्त में परस्पर संबंधी परिवार का आकार बड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलिए जरा एक बार। 1 2 3 सर, बी होना चाहिए, हाँ। हाँ। समान रसोइयाँ, बिल्कुल। सामाजिक सुरक्षा, बिल्कुल। समाज का कल्याण, थोड़ा सा समाज का कल्याण, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इस पॉइंट को भी रखना चाहिए, लेकिन का कोई मतलब नहीं है। बात सुनिए एक बार। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं समाज का कल्याण, तो समाज का कल्याण का अगर हम परिप्रेक्ष्य से देखते हैं तो जो भी एक्टिविटी शामिल होती है उसको रखा जाता है, लेकिन परिप्रेक्ष्य केवल था यहाँ पे संयुक्त परिवार का। हमें ऑल एक्टिविटी को लेकर नहीं था, हमें केवल संयुक्त परिवार की एक्टिविटी का था। तो इसलिए समाज का कल्याण से संबंधित संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 2 3 आपका सही हो जाएगा। बहुत बच्चे यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे केवल 4 को चुनाव करते हैं, लेकिन केवल 4 जो है गलत हो जाता है यहाँ पे, ऐसे में ये गलत हो जाएगा। सामाजिक स्तरीकरण का आधार बताइए जरा मुझे, कौन कौन सा है आधार? क्वेश्चन नंबर 55 है। प्राणी शास्त्री और वेरी समाज गुड। शास्त्री। हाँ, यही 2 है ही हैं, बाकी ये है नहीं, बस ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। ये 2 ही आधार हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा विगत 2 शताब्दियों में परिवार संरचना उसके प्रकारों में आए बदलाव को निरूपित करता है? क्या परिवार अधिक विस्तृत स्वज समुच्चय की अपेक्षाकृत विलगित और मुख्य दंपत्य
अथवा मूल परिवार के रूप में प्रकार्य करता है और पृथककृत इकाई मात्र बनकर रह गया है। देखिए यहाँ पे सब मिला जुला के अगर मैं आप लोगों से बात करूं, ये सीधा सीधा कह रहा है परिवार के बारे में, एक बड़े परिवार, संयुक्त परिवार की, साथ ही साथ आपसे चर्चा पर चर्चा कर रहा है, विलगित होता है। और इसी के साथ साथ वो जो मुख्यतः दंपत्ति में जहां आप माता पिता और उसके बच्चे का मूल रूप से वहां पे प्रकार की बात करता है, पृथक इकाई मात्र बनकर रह गया है। ये बात सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये विगत 2 शताब्दियों की पहले की बात है, ये उसकी संरचना का, तो ये सत्य है आपका। और मूल परिवार 2 या 2 से अधिक पीढ़ियों तक फैले नातेदारी को अधिक विस्तृत नेटवर्क के साथ निकट अंतर सहल जो है संलग्नताओं में विद्यमान रहता है। यह भी सत्य है। आपका ऑप्शन यहाँ पे सी वाला करेक्ट रहेगा। पहला और दूसरा दोनों पॉइंट सत्य हैं आपके, है ना। संयुक्त परिवार के कथन पर विचार करें तो भारत में परिवार का हाल ही में अध्ययन के आधार पर यह तर्क दिया जा सकता है कि परिवार में परिवर्तनों की दिशा किस तरह से होनी चाहिए। तो मैं आपसे कहूंगा कि क्या सभी परिवार को लघु और अकेंद्रित बनाने की ओर होना चाहिए? नहीं, ये तर्क के आधार पर नहीं है, ये भारत में अध्ययन के आधार पर जो मैं बात कर रहा हूं कि परिवार में परिवर्तन की दिशा क्या छोटा और अकेंद्रित बनने की ओर है। नो, गलत जवाब है आपका ये। अच्छा बताइए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? सर अभी फिलहाल में जो अध्ययन चल रहे हैं उसमें तो सभी परिवार लघु और आकेंद्रित बनने की ओर ही चल रहे हैं। देखिए ये बात आपने सही कहा। ज्यादा चल रही है। अगर हम बात करते हैं तो ये भारत में परिवारों को हाल ही में अध्ययन के आधार पर ये तर्क दिया जा सकता है कि परिवार में परिवर्तनों की दिशा लघु और अकेंद्रित बनने की ओर है। तो आपके मन में ऐसी कभी दशा नहीं आनी चाहिए मैडम, किसी के भी मन में नहीं होनी चाहिए कि परिवार छोटा हो या अकेंद्रित हो, केवल परिवार केंद्र में ही जाए। ये आज की दशा में, आज की कंडीशन में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। पहली बात, ये अभी हाल ही की बात चर्चा, एक कॉन्सेप्ट उस पर बनाया गया है, अप्लाइड प्रश्न बनाए गए हैं। तो मैं कहूँगा कि आप इसी तरीके से जवाब दीजिएगा, ये गलत होगा, ये सत्य नहीं होगा कि लघु बना दिया जाए। अकेंद्र लघु का मतलब छोटा होता है। क्या सभी परिवार ऐसा होता है? नहीं होते, बिल्कुल भी नहीं होते। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो संयुक्त परिवार है। लघु की तरफ जाना ही नहीं है आप लोगों को, आप जॉइंट फैमिली में रहना है आप लोगों को। यह आपका सही रहेगा। सॉरी, यहाँ पे ये पॉइंट गलत रहेगा आपका। पुत्रों की पिता पर संतानीय निर्भरता में वृद्धि और दाम्पत्य संबंधों का क्षेत्र कम करने की ओर है। क्या ये बात तर्क पे था? परिवार के लेकर हाल में जो अध्ययन के आधार पर तर्क दिया गया है, जहां परिवार में परिवर्तन की दिशा बताई गई है, यह गलत जवाब बताया गया है कि निर्भरता में वृद्धि और दाम्पत्य संबंधियों के क्षेत्रफल या क्षेत्र कम करने की ओर की बात की जा रही है। तो ये गलत जवाब है आपका। ये भी पारिवारिक प्रतिमान को तो रूल नियम मानदंड कमजोर करने और नए स्थान पे रहना की ओर बढ़ती प्रवृत्ति को ओर जा रहा है। ये आप कह सकते हैं। ये स्टेटमेंट देखिए सबसे अच्छा लग रहा है दोनों से, इसलिए ऑप्शन नंबर केवल 3rd को लगाइएगा। केवल 3rd ऑप्शन नंबर होगा आपका यहाँ पे। ये अप्लाइड प्रश्न है जो एग्जामिनर ने आपको अगर देता है तो वो जानना चाहता है कि आप किस तरफ जा रहे हो। क्या आप ये जानते हो कि समाज इस तरफ जा रहा है, 9 स्थानीय आवास की तरफ। शादी हुई 1 साल के अंदर अलग हो जाना, नया घर बनाना, 9 स्थानीय आवास कहलाता है वो। ऑप्शन नंबर केवल 3rd डी आपका सही होगा। 4 टाइप्स भी तो है ना परिवार के, उसमें भी ये आता है कि अच्छा टाइप, स्थानीय और हाँ टाइप है। 9 स्थानीय परिवार आता है। आप शादी कर लेते हैं, ना अपने पिता के घर रहते हैं, ना ही लड़की की माता या पिता के घर रहते हैं, आप एक नया स्थान पर रहते हैं, उसको 9 स्थानीय परिवार कहा जाता है। ठीक, वेरी गुड। धर्म की अपनी समाजशास्त्री व्याख्या ने दुर्खिम ने कुछ अवलोकन किए हैं। नीचे दिए गए कोट को अवलोकन का अध्ययन पे बताइए। क्या धर्म एक मानसिक रोग है? क्या ये बात कहा है? नहीं कहा। ये कब बोला दुर्खिम ने? रोग के बारे में तो कुछ नहीं कहा। समाज एक मानवीकरण की ही प्रभु है, ये बात कहा है। कष्ट और नहीं मानवता को धर्म से मुक्ति देता, ये भी नहीं कहा है। परलोक और राज्य गौरवान्वित समाज होता है, क्योंकि पवित्र समाज की बात किया है, इसलिए है ये। ऑप्शन नंबर 2 और 4 होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा आपका। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। परिवार के कार्यों को निम्नलिखित 6 वर्गों में किसने विभाजित किया? 6 वर्ग में। देखिए 6 वर्ग हैं ये किसने डिवाइड किया है 6 वर्ग में?
आगबन और निमकाफ, आगबन और निमकाफ में याद रखिए, भावनात्मक, मनोरंजनात्मक, धार्मिक, आर्थिक, संरचनात्मक और शैक्षणिक या शैक्षिक। अब ये थोड़ा सा अप्लाइड प्रश्न। सर आज के लिए इतना रहने दीजिए। ओके ओके, चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है।